हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट मैथ का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पहला है हमारा कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है, शिशु की वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन है 2 वर्ष है, 2.4 वर्ष है, 3 वर्ष है या 1.5 वर्ष है। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष पहले इनकी जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी। कुल आयु इनकी हो जाएगी आपकी 5 × 17, यानी औसत में मैंने नंबर ऑफ संख्या से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 85 वर्ष। 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 85 वर्ष थी। अब ये कह रहा है 3 वर्ष में 5 सदस्यों की आयु कितनी बढ़ गई होगी आपकी, 15 वर्ष और बढ़ गई होगी, यानी कितनी होगी आपकी 100 वर्ष हो गई होगी। आज जो प्रेजेंट एज होगी इनकी वो कितनी होगी, 100 वर्ष। लेकिन ये आगे क्या कह रहा है, एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात औसत आयु वही है, यानी औसत आयु 17 की 17 ही है। लेकिन अब कैंडिडेट कितने हो गए, पहले 5 सदस्य थे, अब कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए। तो इनकी आज प्रेजेंट कुल आयु कितनी है, 17 × 6, यानी बराबर कितना दिया हुआ हमें, 102 वर्ष। जबकि पहले जो 85 वर्ष थी तो उसके अकॉर्डिंग आज 5 सदस्यों की आयु कितनी है, 100 वर्ष है केवल। और आज उन 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 102 वर्ष। तो इसमें से हम 100 वर्ष को घटा देंगे तो जो 2 वर्ष आएगी वो एज किसकी आएगी, नए सदस्य की एज आ जाएगी। यानी कि जो शिशु जन्म हुआ है उसकी आयु आज कितनी है, 2 वर्ष है। क्लियर हुआ। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। तो निकालिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इसका सबसे आसान तरीका, बेस्ट तरीका यही है कि आप इस तरीके से लिख लो। जैसे हमें कितनी है, 5 दी हुई है तो हमने 5 संख्या मान ली कि पहली संख्या ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी संख्या आपकी ये रही, चौथी ये और ये 5। इस तरीके से कितनी संख्या, 5 है। औसत इनका कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में, यानी कि 2 संख्या इधर छोड़ दी हमने और 2 संख्या इधर छोड़ दी। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज हो गया, यानी क्या हो गया औसत। औसत हमें कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अगर ये 9 है तो इससे पिछली संख्या कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि विषम है, क्रमिक है लेकिन विषम है। इससे पहली संख्या कितनी होगी, 5 होगी, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी, फिर 7, फिर 9, फिर आपका कितना आएगा 11, फिर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो कितनी होती, 13 होती। हमें क्या पूछा, सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 5 है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ए सही हो जाएगा। अदरवाइज हम इसे कैसे करते हैं कि माना कर चलो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 बराबर हम क्या करते, 9 × 5 कर देते, यानी कि 9 × 5। तब जाकर के इसे सॉल्व करते हो तो हमें x का मान प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 तथा 25 के उभयनिष्ठ गुणजों में 500 का निकटतम गुणज क्या है। यानी ये कह रहा है कि 15 और 25 के पहले तो हम एलसीएम लेंगे इनका, तो जो एलसीएम आएगा वो 500 का निकटतम कौन सा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 15, 25 का तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 के लिए 3 × 5 और 25 के लिए 5 × 5, यानी एलसीएम आपका कितना हो गया, 15, 15, 5, 75। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, यानी अगर हम इनकी बात करें उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से होंगे, पहला इनका सबसे छोटा 75 होगा, फिर कितना होगा आपका 150 होगा, फिर ऐसे ही आपका कितना होगा 225 होगा, फिर आपका 300 हो जाएगा, फिर आपका 375, 450 और इस तरीके से आपका कितना आएगा 525। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 500 का निकटतम कौन सा होगा। तो देखो 500 का निकटतम कौन सा है, 500 का निकटतम आपको 525 है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्लियर हुआ। देखो इसे हम कैसे करेंगे, सिंपल, हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, ये तो मैंने आपका लिख दिया है क्योंकि छोटी संख्या थी इसलिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, 500 संख्या को हम यहाँ लिखेंगे और 500 में हम आपका कितने का भाग देंगे, 75 से भाग देंगे। कितने से, 75 से। तो 75 से ये लगभग 6 बार जाएगा तो कितना आएगा, 450 आएगा। अगर हम इसे 7 बार देंगे तो ये कितना आएगा, 525 आएगा। कितना आएगा, 525। अब हम ये देख लेंगे कि 500 के निकटतम कौन सा है, 525 है या 450 है। तो देखो इन दोनों में तो 500 का डिफरेंस आएगा, यानी 500 प्लस बचेंगे, जबकि इसमें 25 कम पड़ते। तो जो निकटतम होता है वो कौन सा होता है, 525 हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर निकालो क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले का क्या होगा, 2 1 2 और 1 3, यानी ऊपर कितना आ गया आपका 3/2 हो गया। अब करते हैं हम नीचे पहले हम इतने वाले भाग को लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, जैसे अगर हम इस भाग को लिखें 1 सही 1/4, तो इसका मान कितना होगा, 4 1 4 1 5/4, कितना हो गया आपका 5/4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5/4। अब ये संख्या आपकी कैसे लिखी हुई है, 1 + 1/5/4 लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 4 को तो यहाँ चला जाएगा आपका, 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसी को हम सॉल्व करें तो 5 1 5 5 और 4 9, 9/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 9/5। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू की जगह पर अगर हम कितना लिख सकते हैं, 9/5 लिख सकते हैं। कितना, 9/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाले और नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका ये, 3 × 5/2 × 9, 3 से ये गया आपका 3 बार, तो कितना हो गया 5/6 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 5/6। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये था, तो उधार ली गई राशियां थी। तो उधार हमने कितनी राशियां ली, देखो 2 बराबर राशियां ली हैं। ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 वर्ष के लिए लिए, एक 3 वर्ष के लिए। तो देखो पहली वाली पर ब्याज जो कितना मिलेगा, जो पहली वाली राशि उस पर हमें ब्याज कुल कितना मिल जाएगा 2 सालों में, 2 8 16, यानी कि 16% प्राप्त होगा। जबकि दूसरी वाली राशि पर जो हमें ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा, 24% प्राप्त होगा। अब इनमें अगर अंतर देखें ब्याज में तो कितने का हो गया, 8% का अंतर हो गया। कितने का, 8% का। क्लियर हुआ। यानी अगर अब देखो 8% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 56 रुपये दी हुई है। हमें क्या निकालनी, उधार ली गई राशि। राशि अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, 56/8 × 100। 8 से इसे काटेंगे ये 7 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 700 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी हमने क्या किया, पहली वाला जो राशि उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, 16%। दूसरी वाली पर कितना मिल रहा है, 24%। अंतर कितना दिया हुआ हमें, 8%। अगर हम 8% की वैल्यू लिखें तो कितनी दी हुई है हमें, 56। तो हमें 100 की निकालें तो कितना आएगा, 700 आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या ABC इस प्रकार है कि a + b = 5, b + c = 7.5, c + a = 8.5 है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो a + b, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना, औसत निकालना है। तो देखो आप इन सबको जोड़ दो, तो ये जोड़ेंगे तो ये हमारी क्या आएंगी, 2 कोष्टक में a + b + c, यही तो आएंगे। अगर इन तीनों को जोड़ें तो देखो a एक ये रही, एक ये रही, b और आपकी एक बी कहाँ है, आपकी ये रही, 2 बी हो गई। ऐसे सी की बात करें तो 1 सी और 1 सी, 2 सी हो गई। तो मैंने इस तरीके से लिया, 2 कोष्टक में a + b + c, 2 कॉमन ले लिए, बराबर इनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, कुल कितना योग हो गया इनका, 21 योग हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a + b + c बराबर कितना आ गया, 21/2। ठीक है, यानी ये इनका कुल योग है। अब इन्हें हमें निकालना क्या, औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में हम किसका भाग देते हैं, नंबर ऑफ संख्या का भाग दे देंगे। तो नंबर ऑफ संख्या हमारी कितनी है, 3 है, तो हम 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से ये आपका 7 टाइम गया, कितना गया 7 बार अपॉन 2, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, 3.5 सही आंसर होगा। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। यानी उसके कहने का अर्थ ये है कि पहले व्यक्ति 60 रुपये खर्च करता था, अब उसे क्या है कि 70 रुपये में मिल रहा है। कोई वस्तु है 60 रुपये किलो मिलती थी दूध, अब वो कितना मिल रहा है 70 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि मैं उतना ही खर्च करूँ जितना मैं पहले करता था, चाहे भले ही मैं दूध कम ले लूँगा। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। तो देखो आप इस तरीके से करो कि पहले कितना था उसका 60 रुपये था और अब कितना हुआ 70 रुपये किलो हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब आप देखो खपत कितनी कम करे, तो आप इससे बैक जाना है, हमें कहाँ जाना है, पुनः वहीं लौट के जाना है। यानी कि 70 से हमें कहाँ पर जाना है, 70 से पुनः हमें 60 पे ही जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खपत हमें कितने की कम करनी पड़ेगी। 70 से अगर हमें 60 ही खर्च करें तो कितना कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा। अच्छा, कितने पे कम करना पड़ेगा, 70 पे। देखो कितने पे कम करना पड़ेगा, 70 पे, क्योंकि हमें 60 तक जाना है तो हमें 70 से ही कम करना पड़ेगा। तो 10/70 इंटू 100, तो 0 से आपका 0, 1/7। 1/7 का मान कितना होता है, 14.28 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत हम उसे खपत कम करनी पड़ेगी, 14.28। अगर हम बात करें बढ़ोतरी कितनी हुई थी, बढ़ोतरी केवल इस तरीके से निकालेंगे 10/60 यानी 1/6 की, यानी 16.16 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन खपत कम कितनी करनी पड़ेगी हमें, 14.28% की करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर का सरलीकरण करने पर प्राप्त परिणाम है। तो देखो ये आप इस तरीके से मान लो कि इसका मैंने मान लिया आपका a और इसका मैंने मान लिया b। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, और अगले कोष्टक में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस के b, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब इससे देखो हम लिखेंगे तो क्या हुआ, देखो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0, 1 3 और 6 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 की 0 और 1 हासिल, तो कितना हो गया 11, 11 की 1 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 और दशमलव का दशमलव, और आगे कितना आ गया 6। तो आंसर हमारा कितना दिया है, 6.9100 इंटू। अब आप देखो a माइनस के b, अब हम a में से b को उठाएंगे तो कितना आएगा 0.0034, कितना आएगा 0.0034, बटे में हमें कितना दिया हुआ है 0.0034 ही दिया हुआ, तो इससे ये आपकी वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6.91 बचेगा, कितना बचेगा 6.91। तो आंसर यहाँ से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 60 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 30% अधिक हुआ होता। यानी देखो कोई वस्तु पहले हमने 20% लाभ पर बेची, ठीक है, अब वो हमने कितने पे बेची थी, 30% लाभ पर बेची थी, यानी 10% लाभ हमने अधिक कमा लिया। तो जो 10% की वैल्यू दी है वो हमें कितने रुपए दी है, 60 रुपये दी है। कितनी दी हुई है, 60 रुपये। हमें क्या करना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो जो 60 रुपये है वो कितनी वैल्यू है, हमें 10% की है। लागत मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो जो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी लिख लो 600 रुपये, और ऑप्शन डी लिख लो आप 550 रुपये। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चाल से एक किसी टेलीग्राफ खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि देखो कोई ट्रेन है और अगर वो खंभे को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी दूरी ही चलेगी केवल, ठीक है। हमें क्या बताना, समय बताना। तो समय t होता है, समय t बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी अपॉन चाल। तो जो दूरी है वो कितनी है 75 मीटर है, इंटू चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5/18, ठीक है। 5 से इसे करेंगे तो 15 बार, 15 से ये आपका 4 बार, तो ये कितना आ गया 18/4, यानी 18/4 का मतलब कितना हो 9, 9/2 4.5 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5 सेकंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर तो उस समचतुर्भुज का परिमाप बताइएगा। ऑप्शन हमें ये दी हुए है। तो
तो निकालिए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो देखो मैंने ये मान लिया आपका समचतुर्भुज, क्या है आपका समचतुर्भुज, इस तरीके से, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो मैंने मान ली ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए है, और ये भी ए, और ये भी आपकी ए भुजा है, ठीक है। अच्छा, समचतुर्भुज के विकर्ण मैंने आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। कितने पर करते हैं? 90 डिग्री पे, यानी ये कितने कितने के हैं? 90 डिग्री के, और समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि ये ए है, ये बी शीर्ष है, ये सी है, और ये डी है। अगर विकर्ण AC की लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर है, तो ये से मैं मान लेता हूँ O, तो AO बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और OCB बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे BD हमारा कितना अगर 32 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? BOD 16, और OBB कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब हमें निकालनी है AB, तो AB बराबर आपका कितना आ जाएगा? देखो AB बराबर कितना आएगा? ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना आएगा? 20 आएगा। ये किससे आता है? पाइथागोरस से आता है। पाइथागोरस क्या होती है? 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, उसी से संबंधित है ये 3 4 5। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12, 3 चौक 12 हो गया। इसमें 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 16 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो जाए 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अदरवाइज आप अगर नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से कर लो कि AB स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो बराबर में आपका 20 ही आएगा। यानी AB बराबर क्या आएगा आपका? 20 ही आएगा, ठीक है। जब AB 20 है तो आपका चारों भुजाओं का परिमाप कितना हो जाएगा? यानी चारों भुजाओं को मिलाएंगे तो 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि AB अनुपात दिया 5:7, BC अनुपात दिया आपका 6:7, ABC का मान होगा। तो देखो सिंपल है ये, इसे हम कैसे करेंगे? जैसे हमने लिख दिया A अनुपात B, A अनुपात कितना B दिया है? 5:7, B अनुपात C हमें कितना दिया है? 6:7। तो इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 5 का 30, और ये 6 7 42, और ये आपका 7 7 49। तो जो इनका अनुपात होगा ABC का वो कितना हो जाएगा? 30 42 49। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ से? ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मीनार के आधार पर 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, मान लो ये हमारी कोई मीनार है, ठीक है, और मीनार से ये 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी है? 40 मीटर है, ठीक है। और ये मैंने मान लिया मीनार, यानी MN लिख दिया मीनार। मीनार के शीर्ष से 40 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि आधार पर 40 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण है। यानी यहाँ से अगर हम N की तरफ देखें तो ये हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ। कितने का दिया हुआ? 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी मीनार की ऊंचाई हमें H मान ली, तो H का मान बताना है। देखो ये पाइथागोरस से लग के आराम से हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा करो, इसमें जैसे साइन 60 लगाओगे तो उससे अच्छा मैं आपको बता दूँ, जैसे ये तो देखो 90 डिग्री का होगा, कितने का होता है? 90 का। ये कितने का? 60 का। तो ये कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने का होता है? 30 डिग्री का। आप हमेशा ध्यान रखो 30 के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस की आधी होती है, यानी कि जो 30 के सामने की साइड है वो हमेशा किसकी आधी होती है? 90 के सामने की आधी होती है। यानी ये 40 है तो ये 80 होगा। ऐसे ही देखो, अगर 30 के सामने की साइड 40 है तो 60 के सामने की साइड कितनी होती है? √3 गुना होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? H बराबर कितना आ जाएगा? 40 √3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया आपका, ठीक है, और ये बना दिया आपका 90 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, और ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है। अगर 30 के सामने, जैसे देखो इस तरीके से मान लो, जैसे 90 के सामने हमें दिया है 2x मान दिया है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी 30 के सामने की साइड हमेशा 90 की आधी होती है, और 60 के सामने की साइड कितनी हो जाएगी? 30 के सामने की साइड होती है उसका √3 गुना होती है, यानी कि x √3 होती है। ये आप इस तरीके से याद कर लो, ठीक है, √3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि A एक काम को 18 दिनों में, B 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत काम शेष बचेगा? क्लियर हुआ? तो देखो इसे यूनिट मेथड से करो। सबसे अच्छा तरीका है कि आप यूनिट मेथड से करना सीखो। जैसे A है,
करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप यूनिट मेथड से करो केवल। जैसे हमने मान लिया कि 36 18 36 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मान लिया हमने कि 36 यूनिट कार्य, कितना यूनिट कार्य है, 36 यूनिट है। ये कितने दिन में लेता है, 18 दिन लेता है। तो 18 दिन में क्या यूनिट बनाता है, 36। यानी अगर ए 18 दिन लेता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता है, 2 यूनिट बनाएगा। ऐसे बी अगर 36 दिन में किसी कार्य को करता है, यानी 36 यूनिट को 36 दिन में बनाता है, तो पर डे क्या यूनिट बनाता है, 1 यूनिट। दोनों मिलकर के कितने यूनिट कार्य करते हैं, 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो 9 दिन में कितने कर लेंगे, 9 × 3 यानी कि 27 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो जो शेष यूनिट बचेगी वो कितनी बचेगी, 36 में से हम 27 घटाएंगे, यानी कितना बचा, 3 और 6 9, 9 यूनिट बची। कितना कार्य बचा, 9 यूनिट। 9 यूनिट कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है। अब हमें क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत काम शेष बचेगा, 9 यूनिट काम बचा, प्रतिशत निकालना है। तो कितना टोटल कार्य था हमारा, 36 था। कितना कार्य था हमारा, 36 था। तो इसे हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/4। यानी 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो जो काम शेष रह गया वो कितना रह गया, 25%। काम कितना कंप्लीट हो गया, 75% हो गया। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इस तरीके से कर लो, जैसे ए किसी कार्य को कितने में करता है, 18 दिन में, बी की उसी कार्य को कितने में करता है, 36 दिन में। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/18। बी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/36। दोनों ने 9 दिन कार्य किया, तो हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 9/18। इसने भी 9 दिन कार्य किया, 9/18। तो इस ए ने कितना कार्य कर दिया, 9/18 यानी 1/2। इसने कितना कर दिया, 1/4 कार्य कर दिया। यानी ए ने कितना कार्य कर दिया, 1/2 कार्य कर दिया, मतलब आधा कर दिया। और बी ने कितना कर दिया, 1/4 कार्य कर दिया। तो कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 3/4 आपका कार्य हो चुका है। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितने परसेंट होता है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25% आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है, ठीक है। देखो ये कह रहा है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है। यानी मान के चलो ये उसकी सीपी है, इधर मान लो एमपी है और इधर एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर सीपी उसकी अगर माने 100 रुपये, तो एमपी कितना हो जाएगा, 130 रुपये। तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी 10% बट्टा देता है, 30% अधिक रखता है, तदनुसार अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। यानी 130 पे अगर 10% बट्टा देगा तो कितना बचा, 90% होता है, यानी 90/0 से हम ये 0 और ये 0 काटते हैं, तो 93 कितना होता है, 117। 13 7 क्या है, 63 107, 93 117। अब ये कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत है, तो कितना लाभ हो गया। देखो 100 रुपये की वस्तु अगर हम 117 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो गया, 17% का। कितने का हो गया, 17% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबे का अनुपात इतने है, तदनुसार उस अनुपात को इतने में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। ठीक है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। मैंने इस तरीके से छोटा कर लिया, ठीक है। अब देखो इसे हम एलिगेशन से करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है एलिगेशन। आप ये देखो करने के लिए ग्राम तांबा मिलाना है, उसे क्या मिलाना, तांबा मिलाना है। अगर उसे तांबा मिलाना तो इसे हम तांबे से ही कर लेते हैं। कर तो हम किसी से भी करते हैं, चाहे जस्ते से चाहे तांबे से, लेकिन हम तांबे से करते हैं, ठीक है। तांबा मिलाना है तो देखो पहले उसका तांबा कितना था, 3/8 था। कितना था, 3/8। ये देखो दिया ना, 5/3 था। तो पहले तांबा कितना था, 3/8 था। अब हमने मिलाया है तो हमने 100% तांबा मिलाया है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। एलिगेशन। अब बीच में हम क्या रखेंगे, जो मिलाने पर परिवर्तित करने पर तांबा कितना होना चाहिए, 5:4, यानी कि कितना तांबा रहना चाहिए, 4/9 रहना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे, देखो ये वैल्यू जो बीच में होती है वो 1 से तो अधिक होती है और 1 से कम होती है। तो देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/9 आ जाएगा। और 4/9 में से हम 3/8 को घटाएंगे, यानी 4/9 में से 4/9 माइनस 3/8, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 72 एलसीएम हो गया। 9 × 72 यानी 8 चौक 32 और 8 9 72, 9 बार 9 तिया 27, तो कितना आ गया, 27 5 32, यानी 5/72 आ गया। तो इधर जो वैल्यू बचेगी वो आपकी कितनी बचेगी, 5/75
2 आ गया। ठीक है, तो 5 से हम 5 को कट कर देंगे तो जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 9 से इसे देंगे 9/72, यानी रेशियो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 8:1 आ गया। क्या जो वैल्यू आई वो हमारी क्या आई, 8:1 आ गई। ठीक है, अब जब 8:1 में है तो देखो जो हमारी वैल्यू है वो किस में आई है, 8:1 में आई है। यानी जो पहले जो मिश्रण था वो कितने था, 400 ग्राम था। कितना था, 400 ग्राम। अब जो हमने मिलाया वो कितना है, 1 ग्राम मिलाया है। यानी अगर पहले वैल्यू 8 थी तो अब वैल्यू कितनी मिलाएंगे हम, 1 मिलाएंगे। अगर पहले 400 थी तो अब कितना मिलाना पड़ेगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी 8 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। क्लियर हुआ। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई या क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी राशि में 8 वर्षों का साधारण ब्याज दर पर 100% वृद्धि होती है तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे निकालिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें 100% वृद्धि हो रही है 8 वर्षों में साधारण ब्याज पे, तो हम ये निकालेंगे उसकी दर परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, सिंपल, अगर आपको नहीं आता है वैसे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100/8 का भाग दे देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से निकालो कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर P/R/T/100, यही होता है। तो ऐसा ही अगर हमारा प्रिंसिपल पहले P था तो ब्याज हमें कितनी मिल गई, यानी P मिल गई, यानी डबल हो गया ना, तो ब्याज आपकी कितनी हो गई, P हो गई। प्रिंसिपल पहले कितना था, P था, और हम पे अब P ही ब्याज मिल गई, तो कुल ब्याज कितनी हो गई, यानी कुल धन कितना हो गया, डबल हो गया। 100% का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना। तो ब्याज भी हमें P मिल गई, R हमें निकालना है और समय हमें कितना दिया, 8 वर्ष अपॉन 100। तो यहाँ से P से P कट जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा, 100/8% हो गया। कितना हो गया, 100/8%। ये किसका मान आ गया, R का मान आ गया। क्लियर हुआ, यानी R का मान कितना आ गया, 100/8%। अदरवाइज अगर आपको ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे से कर सकते हो कि डबल हो गया तो कितना हो गया, क्या वर्षों में डबल हुआ है, 8 में, तो हम 8 का भाग दे देते तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है, कैसे भी अगर कोई भी वस्तु कितनी भी वर्षों में डबल हो रही है उतने का हम भाग दे देते हैं, वो हमारा निकल आता है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया था, R तो हमारा निकल ही आया था, कितना आया था, 100/8%, या इसे हम लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, 1/8। कितना है, दर हमारी कितनी, 1/8 है। ठीक है, अब देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है, यानी अमाउंट A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100/n, यही होता है। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट A बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 8000 रुपये, 1 + R हमें कितना दिया है, 1/8, यानी 1/8 दिया है। तो हम इस ये हमें पूरी दर दी है ना, यानी R/100 का मान दिया हुआ है। देखो ये R/100 का मान है, तो ये कितना हो गया, 1/8। तो पावर कितना है, क्या साल में बताना हमें, 2 साल में बताना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 8 × 8 और 1 9, 9/8, 2 बार तो हम कितना लिख लेंगे, 9/8 इंटू 9/8। 8 से हम इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 1000 बार जाएगा, यानी 1 टाइम। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, अब 8 से हम और डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 से 9 इंटू 9 इंटू 8 × 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 × 40, यानी कि 125। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा, 125 इंटू 81, 81 इंटू 125, तो ये आपका आ जाएगा 10,125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,125। ठीक है, तो जो आपका ब्याज होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से हम लेस कर देंगे, 10,125 माइनस के 8,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 2,125 रुपये आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी ब्याज कितना हो गया 2125 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो गया 2125 रुपये। क्लियर हुआ। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।